भारत के प्रमुख हिंदी समाचार पोर्टल प्रभासाक्षी.com की 20वीं वर्षगांठ पर आयोजित विचार संगम कार्यक्रम में आप सभी महानुभावों का एक बार फिर से मैं पूरे प्रभासाक्षी परिवार की ओर से स्वागत करता हूं। भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है, लेकिन यह तो चुनावों का भी देश है। लोकतंत्र की जननी भारत दुनिया का ऐसा बिरला देश है जहां हर समय देश के किसी न किसी कोने में किसी न किसी स्तर पर चुनाव चल ही रहे होते हैं। इसलिए राजनीतिक सरगर्मियां साल भर बनी रहती हैं, लेकिन जब बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव हो या देश में आम चुनाव हो, तो राजनीतिक माहौल अलग ही रुख ले लेता है। चुनाव के समय एक दौड़ यह भी देखने को मिलती है कि अल्पसंख्यकों को लुभाने की होड़ राजनीतिक दलों में लग जाती है। एकदम से अल्पसंख्यकों की चिंता सभी को सताने लगती है। यह सब दर्शाता है कि समाज के इस अभिन्न हिस्से को अधिकतर वोट बैंक के रूप में ही देखा जाता है। आइए आज की इस परिचर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे महानुभावों के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि चुनाव आते ही अल्पसंख्यकों के हितों की चिंता राजनीतिक दलों को क्यों सताने लगती है। परिचर्चा में अपना मत रखने के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुश्री शाजिया इल्मी जी को। शाजिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने भाई मोहसिन जी को भी देख रहे हैं, उनको बहुत बहुत आदाब। और हमारे ढेर सारे जो प्रभा साक्षी के सुनने वाले हैं, प्रशंसक हैं, हमेशा से वफादार उनके रीडर्स हैं, उन सबको मेरी तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं भी और नमस्कार। देखिए, ये मुझे बहुत ही एक अफसोसनाक एक विषय है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी जब हम अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं, जब हमारे इतने 75 साल में हमने एक पार्टीशन देखा है और हमने देखा है एक और स्टेट पाकिस्तान बना है और जिसके लगातार प्रहार से हम रोज़ाना एक तरह से अब इसके जो घाव हैं, हम उस घाव को बर्दाश्त कर रहे हैं, उस पर मरहम लगाते रहते हैं और फिर हमारे और सिपाही हों या आम लोग हों, उन पर और घाव होते हैं और उनकी और जानें जाती हैं। इसके बावजूद हम अभी भी अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगी, चाहे वो मोहसिन भाई हमारे हों, जो बहुत प्यारे और बहुत ही नेक दिल इंसान हैं, या मैं हूँ, हम लोग किसी तरह से भी अल्पसंख्यक नहीं हैं। हम लोग बराबर के हकदार हैं। देश का संविधान हमें बराबरी देता है और हम लोग अपने को किसी से कम क्यों समझे। तो ये बार-बार इसको एहसास कमतरी को, ये इस इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स को, इस हीन भावना को बना के रखना कि हम कम हैं, अल्पसंख्यक हैं। हम किसी तरह से अल्पसंख्यक नहीं हैं। मैं लेस दैन नहीं होना चाहती, मैं इक्वल टू या मोर देन होना चाहती हूँ। तो मुझे ये इक्वल टू का जो साइन है ना, वो ज्यादा पसंद है। मुझे ये लेस देन का साइन पसंद नहीं है, कभी से पसंद नहीं आया। तो अगर मेरे पास चॉइस होगा, जो गणित पढ़ने वाले हैं आपके यहाँ, वो भी इस बात को मानेंगे, क्योंकि मैं लेस देन से क्यों बनूं, जब मेरा देश का संविधान, मेरी सरजमीन मुझे बराबर का बाशिंदा कहती है, तो मैं क्यों इस बात को बर्दाश्त करूं कि मैं किसी से कम हूं। सबसे पहले तो ये बात, तो ये झूठ मूठ का एहसास कमतरी। अब दूसरा सवाल जो कहा जाता है कि भाजपा जो है टिकट्स नहीं देती। अब भाई, भाजपा में जो लोग जाते हैं, और मोहसिन भाई इस बात को मानेंगे, जैसे कि मैं हूँ, इतना ज्यादा हम लोगों को एक शेम किया जाता है, बार बार कहा जाता है और जिल्लत हम लोग बर्दाश्त करते हैं कि हम लोग गद्दार हैं। और क्या क्या नहीं कहा जाता है मुसलमानों से भी, जो मेरी पुरानी कम्युनिटी है आम आदमी पार्टी की, कि हम लोग कितने बड़े गद्दार हैं, कि हम लोग ये सब जो हैं, हम लोग कैसे जुड़ गए। आप सोचते हैं आसान होगा भाजपा को ज्वाइन करना, तो क्या चाहते हैं लोग कि भाजपा को ज्वाइन भी कोई ना करे, लेकिन भाजपा टिकट जरूर दे। मतलब ये देखिए, दोहरे मापदंड। दूसरा सवाल जो उठता है वो पॉलिटिकल प्रतिनिधित्व का, कि राजनीति की नुमाइंदगी का उठता है, कि भाई राजनीति और ये प्रतिनिधित्व यानी कि नुमाइंदगी कैसे होगी। भाई, जिन्ना के वक्त में तो सेपरेट इलेक्टोरेट था, हमारे वक्त में तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी थी, उन्होंने तो कैसे सेपरेट इलेक्टोरेट का तस्वुर भी नहीं किया।
यानी कि जो भी जहां से है एमपी वो सबका है, चाहे वो बिल्कुल जाट हो, अहिर हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो। तो ये किस तरह की मतलब सोच है? क्या वो चाहते हैं कि हम लोग उसी सेपरेट इलेक्टोरेट में आए, मुस्लिम सीटें हों और वहां पे से मुस्लिम जीतें? और तीसरा जी सवाल जो पहले किसी ने कभी कहा नहीं है, वो मैं आज कह रही हूँ प्रभा साक्षी के मंच से, और ये बहुत जिम्मेदारी से मैं कह रही हूँ। ये लोग जब कहते हैं ना कि कितने मुसलमान हैं, चाहे वो ओवैसी हों, चाहे वो आजम खान जैसे जो अभी बेचारे जेल में हैं, और सबसे ज्यादा जी जमीनें जो उन्होंने जब्त की हैं वो मुसलमानों की ही की है, तो ये भी बात सब लोग जान लें। जी अगर सलमान खुर्शीद रहे हैं, अगर गुलाम नबी आजाद रहे हैं, अगर आपके ढेर सारे, मैं बाहुबलियों के नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो या फिर अभी भी मैंने आजम खान का जिक्र किया है, जो बाहुबली तो जी नहीं थे लेकिन सारे उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड सबके सामने हैं। अगर ये लोग सालों साल से वो मुसलमान थे जिनको टिकट दिए गए, जो जीते और मुसलमान नाम का इस्तेमाल करके जीते, तो मुसलमान जी कौम को क्या फायदा हुआ? आप मुझे बताइए, फायदा किससे जी हुआ? पिछले 7 सालों में जो मुस्लिम बच्चियां हैं, जिनका प्राइमरी और सेकेंडरी ड्रॉप आउट रेट 70% से कम होकर 30% हुआ, यानी कि जी मोदी जी के शासन में हमारे मोहसिन जी, जो हमारे इतने नेक और अच्छे भाई जो वहां पे यूपी में माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, उनके उनकी जी देख रेख में अगर बच्चियां 40% बच्चियां, मुस्लिम बच्चियां ज्यादा स्कूल जा रही हैं, आप बताइए वो ज्यादा जरूरी है कि मेरा राज्यसभा जाना और जी गुलाम नबी आजाद का राज्यसभा जाना? आप बताइए क्या ज्यादा जी जरूरी है कौम के बिल्कुल उत्थान बिल्कुल के? तो ये मैं सवाल मद्देनजर रखना चाहती हूँ। 2-3 और चीजें थी, बस उसको खत्म करके मैं अपनी बात रखना चाहूंगी, क्योंकि एक जी बहुत बड़ी जी हमारी एक मीटिंग है जिसकी वजह से जी मुझे जी जाना है। और मैं चाहूंगी जी मोहसिन जी हमारे प्यारे भाई अपने बात को आगे रखेंगे। जो गांव गांव जी में इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, हर जगह जी 100% से ज्यादा हुआ है, मैं आप सबको जी बताना चाहूंगी, जो बार बार कहते हैं ना एम फैक्टर एम फैक्टर एम फैक्टर, जी यानी कि मुस्लिम जी फैक्टर। मतलब इतनी जी अफसोस की बात है कि अभी भी हमें बांटा जा रहा है। जो जिन्ना जी करते थे और जो मुस्लिम लीग करती थी, वो आज के लेफ्टिस्ट कर रहे हैं और कम्युनिस्ट कर रहे हैं, जो मजहब को जी मानते ही नहीं है। तो हाउसिंग योजना में, जो आवास योजना में है, उसमें मैं बता दूं कि उसमें 49% मुसलमान लाभार्थी हैं, यानी कि बेनिफिशरीज हैं। मैं आपको ये भी जी बताना चाहूंगी, मतलब मैं कहना नहीं चाहती थी इस बात को कि, लेकिन सवाल जी पूछा गया है। ओछा सवाल होगा, आइडेंटिटी बेस्ड राजनीति भी होगा, तो जवाब भी वैसे ही मिलेगा भाई, मेरे पास कोई चारा बिल्कुल नहीं। बिल्कुल दूसरा मैं कहना जी चाहूंगी, जो महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना है, तो जो जो जी धूप जो 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 स्मोक होती है ना, धुआं, जो जी सबके जो फेफड़ों में जाता है, तो फेफड़ों का भी मजहब नहीं होता। और जो जी धुएं की बिल्कुल आंच होती है ना, जिसकी वजह से खांसी होती है और जो बीमारियां होती हैं, उसका भी कोई मजहब नहीं होता। लेकिन मैं बता जी दूं, इस योजना की वजह से करीब 68 मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम घरों को आजादी मिली जी है उस धुएं से, उस जी खांसने से। तो मैं ये बताना जी चाहती हूँ आपके दर्शकों को, और ये एम जी फैक्टर की बात जो लोग करते हैं। जी इसके अलावा मैं बताना चाहूंगी, जो मुद्रा योजना है, जो छोटी छोटी योजनाएं हैं जिसमें आम लोग छोटी दुकानें खोल सकते हैं अपनी, उसमें छत्तीस जी फीसदी हमारे जी मुसलमान भाई बहनों को, माओ को, बच्चों, नौजवानों को 36% फायदा हुआ है, उनको खास तौर से इन योजनाओं का लाभ मिला है। और इसके जी अलावा आखिरी चीज जो मैं कहना चाहूंगी, जो इज्जत जी घर है, लोग उन्हें जी शौचालय कहते हैं, मेरे लिए वो इज्जत घर है। उससे एक बिल्कुल नारी का सम्मान जो है, उस पर कितना असर पड़ता है, उसकी हेल्थ पर भी और मानसिक जी तौर पर उसके लिए। तो वो जी 22% उसके हमारी मुस्लिम बहनें और मुस्लिम घर उसके लाभार्थी हैं। इस जी बात से कहकर मैं अपनी बात को अभी विराम देती हूँ, और ये नहीं उम्मीद करती हूँ कि आइंदा मुझे ज्यादा जी देर तक मैं आपके साथ रूबरू हो पाऊंगी। माफी जी चाहती जी हूँ। नहीं नहीं धन्यवाद। धन्यवाद शाजिया जी। और आपने बड़ी बात कही है कि अल्पसंख्यक कोई नहीं है, संविधान ने सबको बराबर के अधिकार दिए हैं। आपकी व्यस्तता है, आज मैं समझ सकता जी हूँ। मुस्लिम आपका भाई, बहुत 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 आभार। माफी चाहती हूँ। आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मुझे माफ करेंगे।
नहीं, नहीं, कि नहीं, मैंने माफ़ी नहीं, आपका आप वक़्त ले आपका लिया। आभार कि आप हमारे साथ जुड़ी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री श्री मोहसिन रजा जी को। श्री रजा जी, आपका इस परिचर्चा में बहुत-बहुत स्वागत है। आपने जो सवाल अभी हमारी नेशनल स्पोक्सपर्सन छोटी बहन शाज़िया इल्मी से किए थे, उन्होंने बहुत विस्तार से सारी बातें रखी हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि अल्पसंख्यकों को अभी तक वोट बैंक बनाकर जिन्होंने रखा था, आज उनको आईना दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय मोदी जी की सरकार ने, देश में जी। और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार ने किया है। और वो ये है कि हमने जो भी योजनाएं बनाई, वो योजनाएं भेदभाव नहीं किया हमने, और खास करके अल्पसंख्यक में मुस्लिम समाज को मुख्य धारा से जोड़ने की अगर बात किसी ने की और कोई कर रहा है, वो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी। एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप का नारा उन्होंने दिया। आज मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सारी योजनाओं में बराबर की भागीदारी वो देने का प्रयास कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार एनसीईआरटी की पढ़ाई लागू करके सारे मुस्लिम समाज के बच्चों को कहीं ना कहीं हम अब कहना चाहिए टोपी से टाई की तरफ हम ले जा रहे हैं कि वो धर्म की पढ़ाई तो करें लेकिन सामाजिक शिक्षा लेकर, और वो शिक्षा के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बने, जो उनका भविष्य होना चाहिए। और साथ ही साथ में जो योजनाएं, चाहे ओडीओपी आप देख लें, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में अगर फायदा पहुंच रहा है वो अल्पसंख्यक में मुस्लिम समाज के कारीगरों को पहुंच रहा है। और जहां जहां भी आप चाहे जाए, लखनऊ हो, वाराणसी हो, आगरा हो, चाहे आपका अलीगढ़ हो, चाहे फिरोजाबाद हो, यहाँ पर सारे ज्यादातर कारीगर, भदोही हो, यहाँ ज्यादातर कारीगर जो काम करते हैं हैंडलूम या पावर लूम में, वो मुस्लिम समाज के लोग करते हैं। तो तमाम योजनाएं बगैर भेदभाव के, जैसे उत्तर प्रदेश की मैं अगर बात करूं तो उत्तर प्रदेश में तमाम जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं हमने लागू की हैं, उन योजनाओं में सबसे ज्यादा पात्र अगर कोई बने हैं वो लगभग 30 से 35% मुस्लिम समाज के लोग बने हैं। तो हमने कोई भेदभाव नहीं किया है, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं, जो पात्रता के आधार पर पात्र बनेगा हम योजना का लाभ उसको देंगे। हमने हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई देखकर नहीं, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर देश को बढ़ाया मोदी जी ने, और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी उसी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जी जी। रजत जी, आपने वाकई में कहा कि जो हम टोपी से टाई तक ले जा रहे हैं, आपने बड़ी बात कही है और आपने बहुत से कार्य भी गिनाए जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किए हैं। सरकार के दावे तो बहुत होते हैं, लेकिन हकीकत जनता ही बताती है। इसीलिए आइए आप सभी को लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ, जहां प्रभा साक्षी संवाददाता श्री राजीव शर्मा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ हैं। श्री राजीव जी, विचार संगम के मंच पर उपस्थित महानुभावों और इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे लोगों को यह बताएं कि सरकार के दावों पर जनता की क्या राय है। मैं आपको पहले दिखाना चाहूंगा, साथ मेरठ की जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं वो सब जुड़े हुए हैं, और जो ये परिचर्चा है जो मोहसिन रजा साहब बोल रहे थे वो खुद सुन रहे हैं। ये हमारे साथ अरशद भाई हैं, सबसे पहले इनसे पूछते हैं सरकार अल्पसंख्यकों को जो योजनाएं का लाभ दे रही है वो कितना उन तक पहुंच पा रहा है, क्या? देखिए, जहां तक मैंने जो नोट किया, मोहसिन भाई अभी कह रहे थे कि हमारा जो मकसद है टोपी से टाई तक, और दूसरे एक हाथ में कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा और दूसरे में जो ना कुरान होगा। तो मैं पिछले इसी सरकार की और खास तौर से मोहसिन रजा जी को बताना चाह रहा हूं कि हमारे यहाँ जो अल्पसंख्यक समाज कल्याण विभाग से जो मदरसे इन्होंने आधुनिकीकरण और दूसरे जो ना अनुदानित हैं, मेरठ की जनता के रिकॉर्डिंग अनुदानित मदरसों की जो संख्या है वो ना के बराबर है, यानी 0.00% के करीब 0.1 लगाएंगे तो वो सटीक बैठती है। मोहसिन रजा जी से मेरी दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर हमारे यहाँ 3 मदरसे हैं, तातानिया, फोकानिया और जो है ना आलिया, इन मदरसों में जिनको आधुनिकीकरण का इन्होंने और नारे पीट रहे थे, आज तक इनमें जो ना इन्होंने कंप्यूटर के नाम पर कुछ नहीं दिया, साइंस की लैब के नाम पर 0 बजट है। और दूसरी चीज एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, फोकानिया मदरसे में जो ना इन 3 टीचर दिए हैं, उनको किसी को भी सही प्रकार से तनख्वाह नहीं दी जाती। तनख्वाह के सैलरी के नाम पर इनको जलीलो ख्वार करके रख दिया है इन्होंने। उसका मैं जीता जागता नमूना बता रहा हूँ।
केंद्रीय सरकार ने, मोहसिन रजा जी को खास तौर से सुने, केंद्रीय सरकार ने जो इसमें केंद्रीय सरकार का अंश होता है वो 60% है और जो राज्य सरकार का अंश है वो 40% है। 40% अगर 10,000 का होता है तो आप लगा लीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, उठाइए कैलकुलेटर और हिसाब लगाइए कितना बैठता है। एक टीचर क्या 2,000 रुपए में, जिसने ग्रेजुएट की थी वो 2,000 रुपए में अपनी जिंदगी खराब कर रहा है। ये अल्पसंख्यकों के इदारों की जो ये संस्थाएं दे रहे हैं ना, कुरान से कंप्यूटर की तरफ ले जा रहे, टोपी से टाई की तरफ ले जा रहे, क्या ये सब बगैर पैसे के चलेगा? और दूसरी सबसे शर्म की बात यह है, नोट कीजिए मोहसिन रजा जी, केंद्रीय सरकार ने 55 महीने से अल्पसंख्यक समाज कल्याण के अंतर्गत चलने वाले मदारिस को जो ना 55 महीने से एक पैसे की ग्रांट नहीं दी है। आपको वोट चाहिए अल्पसंख्यकों का, तो क्या यही बर्ताव होगा? नहीं चाहिए हमें फैक्ट्री, नहीं चाहिए हमें इंडस्ट्री, नहीं लेनी हमें अलॉटमेंट, नहीं करानी इंडस्ट्री के लिए जमीन, हमें चाहिए जो मदरसा चाहिए, पढ़ाई चाहिए, एजुकेशन चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, हमें नहीं चाहिए इंडस्ट्री, ना इंडस्ट्रियलिस्ट चाहिए। दूसरी, जब आप एक पोस्ट ग्रेजुएट 1,000 रुपए मात्र तनख्वाह दे रहे हो, 4-4 महीने उसकी सैलरी नहीं मिलती। राजीव जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, माननीय हाँ। मंत्री जी का इस पर हम पक्ष जान लेते हैं एक बार। देखिए, ये हमारे जो भाई बहुत तैश में आकर बात कर रहे थे, ये इनकी परेशानी है, चूंकि इन्होंने 65 साल जिनके साथ में गुजारे या जिनके साथ में इन्होंने पिछले 15 साल गुजारे, उन्होंने करप्शन किया, भ्रष्टाचार किया। जिन मदरसों की बात कर रहे हैं आज, आधुनिकीकरण का जो वर्ड ये बोल रहे हैं, इससे पहले आधुनिकीकरण जानता भी नहीं था कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति कि मदरसों में आधुनिकीकरण क्या होता है, कंप्यूटरीकरण क्या होता है, मॉडर्न एजुकेशन क्या होती है। तो आज अगर ईमानदारी से हम शिक्षा की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद ने भी कुरान में सबसे पहले संदेश मुस्लिम समाज को यही दिया था कि भाई अगर आपको कुछ हासिल करना है तो पहले शिक्षा हासिल करिए। तो शिक्षा का स्तर बेहतर करने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय मोदी जी की सरकार देश में और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार कर रही है, तो ये आज नाराजगी जो इनकी है वो इस बात की है क्योंकि पारदर्शी हो गया है, सब ट्रांसपेरेंसी आ गई है। उन्होंने कहा कि मदरसे के शिक्षकों को पैसा नहीं मिल रहा है। हम आपको बताते हैं 562 हमारे अनुदानित मदरसे हैं, आप जांच करा लीजिए ये सारे के सारे मदरसे। हम इसमें 5 से 10% के अलावा मुझे लगता है कि ये भी मदरसे कहीं ना कहीं जांच की जद में आकर बंद होने की कगार पर आ जाएंगे। लेकिन अगर ये किया जाएगा तो फिर हमारे वो बच्चे जो वहां शिक्षा ले रहे हैं उनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो जाएगा। इसलिए बहुत सी चीजों को लेकर सरकार कुछ चीजों में अपनी नीति को लेकर चल रही है कि चलो ठीक है, सुधार आए। 7,000 मदरसे हमने बंद किए, 7,000 ऐसे मदरसे थे जो थे ही नहीं, और वो पैसा किसका खा रहे थे? मुस्लिम समाज के लोगों का पैसा खा रहे थे। मुस्लिम समाज के नाम पर वो पैसा जा रहा था, केंद्र का 60% और 40% उत्तर प्रदेश सरकार का। आज हम पारदर्शी योजना के तहत ट्रांसपेरेंस ईमानदारी के साथ में अगर दे रहे हैं तो वो इसलिए नहीं बर्दाश्त हो रहा है कि जो चंद मदरसा माफिया थे उनकी दुकानें बंद हुई हैं, बच्चों का भला हो रहा है, हमारे समाज का भला हो रहा है, चाहे योजनाओं में चाहे कारोबार में, सब चीजों में। अभी जैसे शाजिया ने तमाम चीजों पर विस्तार से बात की थी, तो मैं वही बताना चाहता हूँ, नाराज होने की जरूरत नहीं है। जब आपने बहुत से लोगों को वोट दिया, हम वोट की बात नहीं कर रहे हैं, हम वोट की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं। हम सरकार में है, हमारी जिम्मेदारी है कि अल्पसंख्यक समाज को कैसे ऊपर लाया जाए, मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए, उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए, शिक्षा के क्षेत्र में भी, कारोबार के क्षेत्र में भी। तो यह हमारी नीति और नीयत साफ है, इसलिए नाराज नहीं होना चाहिए। जी जी। और रजा जी, हमको लगता है कि ये जो नाराजगी थी, हमको इस रूप में भी देखना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि यह अच्छा है कि लोगों की अपेक्षाएं बढ़ रही हैं और लोग तीव्र गति से काम होते देखना चाहते हैं। तो हमको जैसा कि आपने कहा कि शुरुआत हुई है कामों की, आधुनिकीकरण की, तो लोगों की अपेक्षाएं स्वाभाविक है बढ़ना। जी बिल्कुल भी। देखिए, हमारी नीति और नीयत साफ है, चूंकि हमको तो वैसे ही विपक्ष के लोगों ने बदनाम करके ही कहा था कि साहब ये तो मुसलमानों के दुश्मन हैं, ये इस्लाम के दुश्मन हैं। मोहसिन रजा ने ना इस्लाम बदल लिया है, ना मोहसिन रजा मुसलमान से बाहर हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के हम सदस्य हैं, हमें गर्व है इस बात का कि हम भारतीय हैं और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। हमारी सरकार ईमानदारी के साथ में सबके साथ बगैर भेदभाव का काम कर रही है। केंद्र में आदरणीय मोदी जी की सरकार में आप देख लें, हर क्षेत्र को, हर राज्य को, हर वर्ग को स्थान दिया है मंत्रालय में। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी की सरकार ने
लेकिन अब लोग इसको किस नजर से देखना चाहते हैं वो जाने। हम वोट बैंक की राजनीति के लिए बात यहाँ करने नहीं बैठे हैं, हम यहाँ के 24 करोड़ लोगों के कल्याण की बात करने के लिए बैठे हैं कि उनका विकास कैसे हो, उत्तर प्रदेश आगे कैसे बढ़े, और हमारा जो मुस्लिम समाज है खास करके जहां से हम आते हैं उनको कैसे मुख्य धारा से जोड़ा जाए। प्रधानमंत्री का ये संकल्प है कि तेजी के साथ में इनको आगे जोड़ा जाए। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने ओडीओपी के तहत और तमाम जो हमने योजनाएं लागू की हैं उसमें जबरदस्त फायदा अगर किसी को मिला है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मुख्यमंत्री आवास योजना हो, इसमें सबसे ज्यादा बेघर मुसलमानों को घर मिले हैं। ये बात मानना पड़ेगी, पहली बार देश में आजादी के बाद। तो ऐसी तमाम और योजनाएं हैं जिसका सीधा सीधा फायदा हमारी बहनों को मिला। ट्रिपल तलाक जैसे मामले को लेकर कहा लोगों ने राजनीति नहीं है, ये ट्रिपल तलाक की जो बेड़ी डाल रखी थी हमारी बहनों के पैरों में, हमने उससे आजादी दी है उनको, वो भी आजाद हों, उनको भी अपना अधिकार मिलना चाहिए, वो अपने अधिकार के तहत काम करें। यहाँ भेदभाव नहीं है, ना आपके इस्लाम में भेदभाव है ना सरकार में भेदभाव है, लेकिन आपके मन से जो भेदभाव है उसको निकालिए बाहर। और हम सब हिंदुस्तानी हैं, हमारे को हिंदुस्तान के संविधान ने पूरा बराबर का दर्जा दिया है और उसी को लेकर सरकार काम कर रही है, कतई भेदभाव नहीं कर रही है। आप अपना चश्मा उतारिए और ये मानिए कि ना अखिलेश यादव जी, ना बहन मायावती जी, ना राहुल और ना ही प्रियंका वाड्रा जी, ये सब ने लूटने का काम किया है। हम सबको कहीं ना कहीं कुछ देने का प्रयास कर रहे हैं, मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप वोट किसी को दीजिए वो आपकी मर्जी है, लेकिन हमसे योजनाओं का लाभ लीजिए, हम ईमानदारी के साथ देंगे। जी। और मोहसिन जी, अभी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, एक चीज और देखने को मिल रही है कि हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के चुनावी दौरे कर रहे हैं। वो यहाँ पर आकर कह रहे हैं कि जो मुसलमान हैं उनके नेता नहीं हैं और वो नेता यहाँ पर देना चाहते हैं। आप पिछले लगभग 5 साल से वहाँ पर मंत्री के नाते काफी अपने काम किए हैं। कैसे देखते हैं, क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज के पास नेता नहीं है? अभी शाजिया बता के गई थी आपको, अहमद पटेल, गुलाम नबी आजाद, सलमान खुर्शीद, नसीमुद्दीन, आपके आजम खां, ये कौन थे? ये मुसलमानों के नेता नहीं थे। मतलब मुसलमानों ने इनको नेता नहीं माना था तो आप असदुद्दीन ओवैसी को हैदराबाद से बुलाकर यहाँ नेता मान लें। आपको मौलाना तो मान सकते हैं ये लोग, लेकिन नेता आप भी नहीं बन सकते, क्योंकि आपके जो पूर्वज थे उन्होंने तो देश का बंटवारा कर दिया। तो अब आप कोई नया बंटवारा कराने आना चाहते हैं, गुमराह क्यों करने आ रहे हैं? आप योजनाओं का लाभ दीजिए पहले तेलंगाना में, और उत्तर प्रदेश में बाकायदा हम लोग उनको योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं और इसके हमारे पास आंकड़े हैं, आपके पास भी हैं, आप इन्हें दे सकते हैं। और मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मुझे जाना है, माननीय मुख्यमंत्री के साथ में एक बैठक है हमारी 12:30 बजे की, बिल्कुल बगल में ही। तो मैं अब फिर नेक्स्ट टाइम आपके साथ बैठूंगा तब विस्तार से बात करूंगा। सभी दर्शकों को, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत धन्यवाद मोहसिन जी। भोलेनाथ की नगरी वाराणसी, जहां प्रभा साक्षी संवाददाता सुश्री आरती पांडे स्थानीय लोगों के साथ मौजूद हैं, हम वहां चलते हैं। आरती जी, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात तो सरकार करती है, लेकिन जनता क्या सोचती है, जरा यह बताइए। जी आरती जी। नमस्कार, मैं आरती पांडे बीएचयू वाराणसी से जुड़ चुकी हूँ और आज मेरे साथ बीएचयू के छात्र हैं। आइए जानते हैं कि उनका क्या कहना है। देखिए, जैसे कि भारतीय राजनीति है, भारतीय राजनीति जो है ना अवसरवादिता का शिकार है। और जैसे ही चुनाव आती है, यहाँ पर जो भी जातियां हैं, जो भी धर्म है, उन सभी लोगों को सॉफ्ट टारगेट किया जाता है और अपनी राजनीति चमकाने के लिए और सत्ता पाने के लिए अल्पसंख्यकों को, जो भी मुसलमान हैं, जो भी पिछड़ी जातियों के लोग हैं, इन सबको जो है टारगेट करके दंगा भड़का के या फिर जो है कोई मामला उछाल के इन सभी को जो है अल्पसंख्यक का जो ये एजेंडा है वो पूरा किया जाता है, अल्पसंख्यक होने का एजेंडा पूरा किया जाता है। और इस तरीके से हम देखते हैं। लेकिन जो अभी सत्ता पक्ष है, उनकी जितनी भी योजनाएं हैं वो सभी लोगों के लिए है, तो और सभी लोगों का इसमें फायदा हो रहा है। देखिए, जो आपने प्रश्न पूछा है कि अल्पसंख्यकों जब चुनाव आते हैं तो अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण शुरू हो जाता है, तो मैं इसमें एक संशोधन करना चाहता हूँ। भारतीय राजनीति का जो हम लंबे समय से हम देख रहे हैं, भारतीय राजनीति की स्थिति जो देख रहे हैं, उसमें अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण नहीं है, वो सिर्फ एक समुदाय विशेष का तुष्टीकरण है, मुस्लिम तुष्टीकरण है। एक बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग जो वोटिंग की ताकत रखता है और वोट बैंक की तरह यूज होता है, और उसको भारतीय राजनीति में राजनीतिक दल वोट बैंक की तरह यूज करते हैं।
तो ये कहना सबसे पहली गलत है कि अल्पसंख्यकों का जो है अल्पसंख्यकों की राजनीति शुरू हो जाती है। राजनीति शुरू होती है मुस्लिम तुष्टीकरण की, और इस मुस्लिम तुष्टीकरण की अगर बुनियाद देखें तो वो विभाजन से ही लगातार जो है आज तक उसी तरह कायम है जिस तरह विभाजन में कायम थी। उसमें ना कोई परिवर्तन आया है, ना कोई उसमें कोई बहुत ज्यादा, हर समाज जो है विकास की यात्रा में सहभागी बना है स्वतंत्रता के बाद। लेकिन एक समुदाय विशेष ऐसा है जो कि अपनी धार्मिक मान्यताओं से निकल ही नहीं पाया, अपनी मजहबी जो सोच है उससे निकल ही नहीं पाया, और वो बिल्कुल बिल्कुल एक समुदाय और वोट बैंक की तरह यूज होता है। वो वोट भी करता है तो वोट बैंक के लिए यूज करता है, अपने मजहब के लिए वोट करता है, न कि अपनी विकास के लिए वोट करता है, न समृद्धि के लिए वोट करता है, न देश के उस मुख्य धारा में शामिल होने के लिए वोट करता है। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सोच से वोट करता है कि उसको मजहबी अपनी मजहबी ताकत को दिखाना है, प्रदर्शित करना है भारत में, और भारत में मजहबी शासन और अपने मजहबी जो उसूल है उस शासन में किस प्रकार स्थापित हो, उस को आधार मान के वो वोट करता है। इसलिए मैं आपके प्रश्न से थोड़ा सहमत हूँ कि इसको अल्पसंख्यक तुष्टीकरण मत कहिए, इसको विशुद्ध ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति। उत्तर प्रदेश चुनाव हो या फिर कोई भी देश में चुनाव हो, जब जब चुनाव आते हैं तब तक हम देखते हैं कि राजनीतिक पार्टियां जो है लगातार अल्पसंख्यक या फिर जो भी कहें सांप्रदायिकता को लेकर के सीधा अपना प्रश्न उठाना, आवाज उठाना शुरू कर देती हैं। बात करें यहीं पर भारतीय जनता पार्टी की, तो जो हमारी वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सरकार है, इसने ओडीओपी के नाम पर देखिए, आप देख सकते हैं कितना जो भी घरेलू उत्पाद को लेकर के चीजें हैं, यहाँ पर मुरादाबाद के पीतल की बात करें, आगरा के चमड़े फैक्ट्री की बात करें, तो ये सब फायदा किसको हो रहा है? मुसलमानों को हो रहा है। उसके बाद में बात करूं आपका, अगर पाठ्यक्रम लागू किया जा रहा है मदरसे में एनसीईआरटी का, तो इसमें बुराई किस बात की है? लेकिन जब जब ये पार्टियां आती हैं, चाहे ओवैसी जी की पार्टी हैदराबाद से आए, चाहे यहाँ पर अखिलेश जी की सपा की पार्टी हो, लगातार ये लोग प्रश्न कहाँ पर करते हैं कि मुस्लिमों को दबाया जा रहा है। तो ये आखिर कौन दबा रहा है? ये खुद ही मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और इस प्रकार से चीजों को दिखाने का प्रयास करते हैं। जो सरकार का विकास है, विकास कार्य कहने से नहीं होता है। जब विकास जो हो रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में या फिर वर्तमान सरकार में जो विकास देखने को मिल रहा है, ये सभी के सामने है। हमारे मुस्लिम भाई भी जो हमारे साथ पढ़ते हैं, बहुत सारे छात्र, हम सभी छात्र हैं। बनारस की अगर स्थिति देखें तो हमारे सभी लोग यहाँ पर खुश है, चाहे आप जाकर के अस्सी घाट पर किसी से बात करें, यहाँ पर कहीं पर भी। तो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है, ये सभी को स्पष्ट है। और जब जब चुनाव आएगा, चाहे पूरे देश में हो या फिर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश या फिर मैं बनारस और अपने पूर्वांचल की बात करूं, निरंतर जब जब चुनाव आएगा तब तब लोग मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर के लगातार अलग अलग तरीके से ढोंग ढकोसले, कभी कहेंगे कि मदरसे पर अगर एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू हो रहा है तो उस पर प्रश्न उठाएंगे कि आपके अधिकारों को छीना जा रहा है। अरे भाई, आपके अधिकारों को कैसे छीना जा रहा है? पूरे देश में अगर यूपीएससी का जो सिलेबस है, अगर वो एनसीईआरटी से होकर के जाता है, अगर आपके पीसीएस का सिलेबस अगर एनसीईआरटी से होकर के जाता है, तो मदरसे में अगर एनसीईआरटी लागू होगा तो उसका फायदा किसको होगा? उसका फायदा स्पष्ट तौर पर हमारे मुसलमान जो भी भाई हैं, जो भी हमारे दोस्त हैं, जो भी हमारे मित्र हैं, उनको होगा। तो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति जैसे जैसे चुनावी सरगर्मियां तेज होंगी, लगातार ये देखने को मिलेगा। लेकिन एक छात्र के तौर पर, एक समझदार के तौर पर अगर मैं कहना चाहूं तो हिंदुओं के साथ साथ या फिर जो भी अल्पसंख्यक हैं या फिर खासकर मुस्लिम भाई हैं, सभी से यही है कि यहाँ पर जैसे ही चुनाव आया है, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, मैं स्पष्ट पार्टी का नाम ले रहा हूँ, समाजवादी पार्टी हो, ओवैसी जी की पार्टी हो, ये अपना चुनावी प्रोपेगेंडा दिखाने के लिए लगातार अपनी ये राजनीति दिखाएंगे। लेकिन आप लोग कहाँ पर रहिएगा? विकास पर। चाहे आपको जहां से भी चीजें बेहतर दिखे, आप ओडीओपी को याद करें, आप मदरसों में एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को याद करें, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके भविष्य को किस प्रकार से आगे ले जाया जा रहा है। जी, जी। बहुत धन्यवाद आरती, आप सभी का यहाँ से बनारस से जुड़ने के लिए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री एजाज हुसैन जी को। जम्मू कश्मीर से डीडीसी सदस्य श्री एजाज हुसैन कश्मीर घाटी में भाजपा से तब जुड़े थे जब वहां इस पार्टी से लोग दूरी बनाकर रखते थे। श्री एजाज हुसैन ही वह पहले शख्स हैं जिन्होंने कश्मीर घाटी में भाजपा के लिए डीडीसी की सीट जीती। श्री एजाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद मोदी सरकार का दावा है कि केंद्र सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अब जम्मू कश्मीर की जनता को मिल रहा है। हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि इन दावों की हकीकत क्या है और क्या अब कश्मीर घाटी के लोग भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं? पहले तो सबसे पहले मैं आप सबको नमस्कार बोलता हूँ। ये बड़ा अच्छा लगा कि आप सब बात करते हुए और जुड़ते हुए। देखिए, एक कश्मीर का सामान्य नागरिक होने के नाते मैं इतना बोलता हूँ कि कश्मीर, हम सब कश्मीर का भला चाहते हैं और मैं ये सब बोलना इसलिए मुनासिब समझता हूँ क्योंकि जो आपने धारा 370 की बात की,
अक्सर ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि धारा 370 खत्म होने के बाद यहाँ आतंकवाद में कमी नहीं आई, ये नहीं हुआ। लेकिन मैं आप सबको बोलता हूँ, धारा 370 जो है वो एक अरोड़ा बना था यहाँ विकास का। और बड़ी जी बात यह है, सेपरेटिज्म के लिए वो एक बूस्ट, एक मॉरल बूस्टर बना था। इसलिए उसको जी तोड़ना जरूरी था, क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी का हमेशा ये स्पष्ट कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए नेशन फर्स्ट है, हमारे लिए जी देश सर्वोपरि है। और जहां जी डेवलपमेंट की बात आती है, डेवलपमेंट यहाँ पे धारा 370 हटने के बाद जो एक बड़ी चेंज आई, क्योंकि जो महिलाएं थी, महिलाओं को उनका अधिकार नहीं मिलता था। मान के चलो, जी अगर कोई मेरी बहन यहाँ से शादी करके दूसरे स्टेट में शादी करती, उसको यहाँ पे जी उनके राइट्स नहीं मिलते थे। इसी जी प्रकार से एससी समाज के लोग या एसटी समाज के लोग, उनको कोई पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं होती थी। और सबसे बड़ी उपलब्धि अभी जो पंचायत के चुनाव हुए, वो तो धारा 370 हटने के बाद ही हुए। जी 30,000 से ज्यादा लोग पीआरआई, पंच, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी बन के आए, जो आगे आने जी वाले टाइम में यहाँ का नेतृत्व करेंगे। ये जो जी 3 परिवार थे, कल यहाँ अमित शाह जी दौरे पे थे, उन्होंने जी बहुत अच्छी बातें की कश्मीर के साथ, और कश्मीरियों जी ने उनको सराहना की उस बातों का। उन्होंने जी एक अच्छी बात बोली कि ये जो 3 परिवार थे, ये विकास क्यों नहीं करना चाहते थे। जी इनके राज में यहाँ पे 3 मेडिकल कॉलेज थे, और जी जब से भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 हटाई, हमारे पास 7 नए मेडिकल कॉलेज आए। जी उसके बावजूद जो हमारे नर्सिंग कॉलेज हो या बाकी अन्य सारी स्कीमें, बहुत सारी ऐसी जी योजनाएं थी जो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती थी। जैसे जी हमारे चाइल्ड राइट्स एक्ट या वुमेन राइट्स एक्ट, वो यहाँ पे लागू नहीं होते थे। और दूसरा, जी यहाँ पे कोई जितनी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, उनका कोई रोल नहीं होता था हमारे स्टेट पे। ये एक जी बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं मानता हूं कि करप्शन आज 0 पे है जम्मू कश्मीर में। एक टाइम ऐसा था कि लोग, जो कांग्रेस की सरकार है, वो बोलती थी कि यार हम लोग 100 रुपए वहां से बेचते हैं, तो जो आम नागरिक है उसको 15 रुपए मिलता है। लेकिन जी खुशकिस्मती ये है कि आज 100 अगर वहां से बेचते हैं, तो 100 के 100 का जम्मू कश्मीर के नागरिकों के खाते में चले जाते हैं। और जी सबसे बड़ी ये उपलब्धि है, मैं ये मानता हूं कि एक कश्मीर, जम्मू कश्मीर अपने भारत के साथ पूरा विलप इंटीग्रेट हो गया। पहले ये जी मानसिकता होती थी यहाँ के लोगों को कि हम जी अलग है या हमें कुछ अलग जी मिलेगा। ये जो जी मानसिकता थी, ये पनपने नहीं देती थी इंटीग्रिज्म को या नेशनलिज्म जी को। ये बहुत जी बड़ा एक सोच था। और आतंकवाद की जी जहां बात करते हैं, जो कल हमारे गृह मंत्री जी यहाँ आए थे, उन्होंने बोला, जी उन्होंने एक अच्छी बात बोली। बोला हम 2010 के बाद की अगर हम लोग बात करेंगे, उसमें अगर एवरेज कैजुअलिटी आप लोग देखते थे, 100 से पार होती थी सिविलियंस की या जी आतंकवादी हमले। लेकिन इन 3 सालों में, 4 सालों में 30 से ज्यादा एवरेज नहीं रही है। तो ये मैं जी ये मानता हूं कि ये पाकिस्तान के द्वारा जो षड्यंत्र किया जा रहा है जम्मू कश्मीर को लेके, वो धीरे जी धीरे कम हो रहा है, उनका प्रभाव भी कम हो रहा है। जी राष्ट्रवादी विचारधारा यहाँ बढ़ रही है, पनप रही है। और पूरे जी देश से मेरा आग्रह है कि हमारे राष्ट्रवादी जो लोग हैं या जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जी उनको मौका देना चाहिए और बढ़ना चाहिए। और आज जम्मू जी कश्मीर की जो जनता है, वो अपने देश के प्रति देखती है, और देश भी बिल्कुल सम्मान के साथ देखती है। उसका जी ये अर्थ है कि अभी 70 यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स है, आप ये समझ सकते हैं कि जिस इलाके में आज तक उनका अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं गया, और हमारे जी जी मोदी जी जी ने इतने बड़े 70 से ज्यादा जो सेंट्रल के मिनिस्टर्स है, उनको गांव गांव, देहात देहात भेजा, और उनसे रिव्यू भी जी ले लिया। और हजारों की तादाद में ऐसी स्कीमें हैं जो ऑन स्पॉट उनको एड्रेस किया। अभी जी आपने देखा, हमारी इंटरनेशनल फ्लाइट यहाँ से स्टार्ट हो गई है, शारजा की जी तरफ से। और आने वाले जी समय में आप देखेंगे यहाँ कॉन्सुलेट भी होंगे। तो एक बहुत बड़ा जी परिवर्तन है। मैं ये समझता हूँ, जो 70 साल जो इन्होंने बीच बोया था, जो जी अलगाववाद और आतंकवाद का साथ देते थे, यहाँ जी कांग्रेस के जो पीएम होते थे, वो यहाँ के सेपरेटिज्म के साथ बातचीत करते थे और उनके साथ फोटो खिंचाते थे। आज वो जी राजनीति नहीं है। मैं ये मानता जी हूं कि आप लोग इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि वो देश हित में बात करने वाले पार्टी है। हम इसीलिए जुड़े जी हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्योंकि हमने देश को सर्वोपरि मानना है और देश को आगे लेके जाना है। और मुस्लिम, जी जहां मुसलमान की बात आती है, मैं ये मानता हूं कि हमारे कुरान में भी लिखा है कि अपने देश के साथ मोहब्बत करनी चाहिए, और जिसको अपने बिल्कुल देश के साथ मोहब्बत नहीं होगी, वो किसी और का नहीं हो सकता। मैं ये मानता हूं कि जम्मू कश्मीर आज परिवर्तन के रास्ते पे है, और जी हमें फुल सपोर्ट करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। और धारा 370 को लेके जो भी प्रोपेगेंडा हो रहा है,
मेरा उनसे एक ही सवाल है कि अगर धारा जी 370 अच्छी होती तो पंडित समाज के लोग यहाँ से नहीं निकलते। अगर धारा बिल्कुल 370 आपके लिए अच्छी होती तब ये किलिंग्स नहीं होती। आप पीछे देखिए 40,000 से ज्यादा जवान हमारे शहीद हुए हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में, जी जिनको आतंकवाद जी की ओर धकेला गया या आतंकवाद में यूज किए गए। लेकिन मैं ये मानता हूँ हम लोग बिल्कुल स्पष्ट है कि हम लोग चेंज चाहते हैं और आने वाले समय में एक बहुत बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर से होगा। आपने काफ़ी विस्तार से कश्मीर में इस समय जो विकास की प्रक्रिया चल रही है, उसको रखा है सामने। एजाज जी, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, हमारे पूर्व के वक्ताओं ने ये बात कही, आपने शायद सुना भी हो कि बीजेपी जब जॉइन करता है, खास तौर पर अल्पसंख्यक समाज का कोई व्यक्ति, तो उसको शेम किया जाता है। आपने जब घाटी में भाजपा का झंडा उठाया था, उस समय क्या माहौल था और कितना आसान था उस समय आपके लिए भाजपा से जुड़ना? देखिए, मुझे याद है मैं तब पढ़ाई कर रहा था जब मेरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद हुआ और मिलना हुआ। जी, हम लोग जी, अच्छे-अच्छे कार्यों में लगे रहते थे और मुझे अच्छा लगता था। और मुझे जी, नहीं पता था भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, लेकिन जब धीरे-धीरे जुड़ने लगे, तो मुझे एहसास जी, हुआ कि नहीं, कि मैं ये अगर जम्मू कश्मीर को आज तक बिल्कुल राजनीति से दूर रखा गया है और दिल्ली और जी, जम्मू कश्मीर की जो दूरी है वो बहुत बड़ी है। और ऐसे जी, जब हम लोग युवा होके अपने समाज के लिए नहीं आएँगे तो किसी कोई और नहीं आएगा हमें बचाने के लिए। क्योंकि अगर जी, जम्मू कश्मीर को बचाना है तो जम्मू कश्मीर के नागरिक को ही आना होगा। तो बिल्कुल। मैंने टाइम 2006 में जब जॉइन की, हाँ, ये सच बात है, पहले-पहले यहाँ सोशल बायकॉट होता था कि हम जी, लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी, लोग ऐसे डरते थे, लोग ऐसे समझते थे कि ये बाहरी लोग हैं, ये अब हिंदू हो गए हैं। लेकिन जी, धीरे-धीरे परिवर्तन आ गया जब हमारी सरकार आई 2014 में, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कमान सँभाली और जिस तरीके से विकास किया उन्होंने मुसलमानों का, खास तौर पे जी, घाटी में, जम्मू कश्मीर में। आपने देखा अभी हमारे जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत पूरे देश में गरीबों के लिए है, लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर के प्रति नागरिक के लिए वो स्कीम बनाई गई। इसी जी, तरीके से जो हजारों कार्य हुए, जी, उससे एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ और समाज में भी बदलाव आया, क्योंकि उन्होंने देखा जी, कि जो हम लोग को बताया गया है, यहाँ पे एक पहले ये जब हम लोग छोटे थे एक कहावत बोली जाती थी कि अगर यहाँ जी, जनसंघ आएगी तो मारेंगे। तो आज जी, मुझे ये समझ में आ रहा था वो लोग क्यों बताते थे, क्योंकि वो लोग कभी बिल्कुल। नहीं चाहते थे कि इनको इंटीग्रेट करना या इनको जोड़ना मेन स्ट्रीम के साथ, क्योंकि यहाँ 3 परिवारों का जो राज था वो हमेशा चाहते थे अपने परिवारों को आगे बढ़ाना। जी, लेकिन धीरे-धीरे यहाँ के लोगों ने समझा और आपको इसका परिणाम ये भी होगा कि जो डीडीसी के इस बार चुनाव हुए, जी, श्रीनगर में जब गुप्कार अलायंस जो बनी थी, जी, उनकी जी, सीट से हम लोगों ने चुनाव लड़ा और जी, भारी बहुमत के साथ हम लोगों ने जीता। तो ये एक हिसाब जी, से एक एंडोर्समेंट है हमारे लोगों की तरफ से कि जी, हम लोग आपके साथ आ सकते हैं, आपके साथ चल सकते हैं। मैं ये जी, समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ लाने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जब तक हम लोग आउटरीच नहीं करने हैं, ज्यादा से जी, ज्यादा आउटरीच अगर हम लोग करेंगे तो हमारी पार्टी को और लाभ होगा, पार्टी को ही जी, नहीं पूरे देश को लाभ होगा। क्योंकि जो जी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो एक समर्पित कार्यकर्ता होता है और वो अपने जी, देश के लिए जुड़ा होता है। जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ काम किया है, आज आपने देखा 6 लाख से ज्यादा हमारी मेंबरशिप है जम्मू कश्मीर, खाली घाटी में, कश्मीर में। अच्छा खाली घाटी में। कोई जी, जिला नहीं है जहाँ हमारी जिलों की टीम नहीं बनी है। यहाँ के लोग जी, समझ चुके हैं और समझदार भी है और परिवर्तन चाहते हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भविष्य में आप देखेंगे यहाँ से अच्छे एमएलएस भी चुन के आ जाएंगे और एक जी, बहुत बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक निर्णय होगा यहाँ के लोगों को और बहुत बड़ा जी, एक संदेश भी होगा पूरे देश को, क्योंकि जी, जम्मू कश्मीर में बहुत बड़े गांव आए हैं आज तक। जी, यहाँ जी, पाकिस्तान के द्वारा या चाइना के द्वारा या इंटरनेशनल्स जी, के द्वारा सिर्फ गांव ही गांव है और हम लोग जी, उनकी मरम्मत करना चाहते हैं, उनके साथ आगे जी, बढ़ना चाहते हैं, उनको जी, विकास के साथ जोड़ना चाहते हैं और उनको जी, मुख्यधारा के साथ जोड़ना चाहते हैं, ताकि वो लोग जी, यूज ना हो। क्योंकि आपने बिल्कुल। देखा आजकल पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा एक वल्चर्स की तरह मुसलमानों को देखती है। वो हमेशा जी, वोट बैंक की राजनीति, क्योंकि मैं बंगाल में भी रहा हूँ, पश्चिम बंगाल में जी, देखिए, पश्चिम बंगाल में मैं 4 साल रहा, वहाँ के मुसलमानों को कितना पीछे रखा है। अगर आप गरीबों बिल्कुल। की बात करें, सबसे पहले नंबर पे मुसलमान आते हैं। अगर आप जी, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, सबसे नंबर 1 पे मुसलमान आते हैं। अगर जी, मैं ये समझता हूँ कि जितना लाभ हमारी प्रधानमंत्री या हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुसलमानों के लिए दिया है, क्योंकि जब एक रोड बनता है वो सबके लिए बनता है और विशेष तो जैसे आवास योजना की बात हो रही थी, आवास योजना में हुँ, सबसे ज्यादा लाभार्थी अगर देखेंगे तो मुसलमान है, उज्ज्वला जी, योजना में सबसे ज्यादा लाभार्थी मुसलमान है। तो जी, मुसलमानों को समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी की मैं इसलिए एंडोर्स करता हूँ क्योंकि एक विकल्प है हमारे लिए, जो देश को आगे लेके जाना चाहती है और देश को आगे लेके जाएगी। सब जी, हर
को ये समझना चाहिए कि देश सर्वोपरि होना चाहिए। भारतीय जनता बिल्कुल। पार्टी को किसी मुसलमान के साथ कोई नफरत नहीं है, कोई जी, भेदभाव नहीं है। हम लोग जी, अगर नफरत करते हैं, हम राष्ट्र हित में जो राष्ट्र के अगेंस्ट जो होंगे, उनके साथ हमारी जी, नफरत हो सकती है। हमारी किसी मुसलमानों के साथ कोई नफरत नहीं है। मुसलमानों को जी, आगे आना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए और अपने मसले रखने चाहिए, क्योंकि जब तक मुसलमान आगे नहीं आएगा, हम लोग जी, चाहते हैं देश का निर्माण और देश में मुसलमानों की भी भागीदारी है। इस बार मुसलमानों को ठान लेनी चाहिए और एकजुट होके जो सच जी, का रास्ता है, जो विकास का रास्ता है, जो सच्चाई का रास्ता है, उसको बढ़ाने की जरूरत है और उनको भारतीय जी, जनता पार्टी को वोट करना चाहिए। और जो भी जी, एजेंडे बाकी ओवैसी या बाकी लोग कर रहे हैं, आपने जी, देखा पिछले इतने वर्षों से आपने उनको आजमाया, उन्होंने आपके जी, लिए कभी कुछ भला नहीं किया। ये हमारे जी, प्रधानमंत्री जी है, जिन्होंने बोला कि मैं प्रधान सेवक हूँ, 135 जी, करोड़ लोगों का सेवक हूँ, तो आपका भी जी, वो सेवक है। आप अपने सेवक को बढ़ाइए और मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को आज मुख्य धारा में आने की जरूरत है, ताकि जी, उनकी भी जो बात है वो मजबूती के साथ रखी जाए और रखी वो जाए भी और अपने इतिहास बिल्कुल। लिख। बिल्कुल। और श्री आज़ाद जी, एक मेरा अंतिम सवाल आपसे ये होगा कि अभी गृह मंत्री अमित शाह जी का 3 दिवसीय दौरा रहा। अमित शाह जी ने अपने विभिन्न कार्यक्रमों में अपने संबोधनों के माध्यम से बड़ी बातें कही हैं, लेकिन संकेतों के माध्यम से भी बड़ी बातें कही हैं। चाहे हमने देखा कि उन्होंने जो बुलेट प्रूफ शील्ड थी, उसको हटा दिया, बिना सुरक्षा के वो आम लोगों से मिले, जो सीमा पर अंतिम गाँव है, वहाँ जाकर देखा लोगों का हाल जाना, सीमा पर अंतिम चौकी तक गए और हमने देखा कि किस तरीके से जो वहाँ पे निर्वाचित सरपंच हैं और लोगों से मिले। तो अमित शाह जी ने ये जो संकेतों के माध्यम से संदेश दिए हैं, इसको कैसे देखते हैं? क्या मैं ये सम, कश्मीर में ऑल इज़ वेल का एक मैसेज दिया गया है? बिल्कुल, उन्होंने युवाओं के लिए कि बहुत बड़ा एक संदेश दिया। उन्होंने जी। बोला कि फारूक अब्दुल्ला जी अभी मैं बोल रहे थे कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। हमें हुँ, पाकिस्तान से बात करने की जरूरत नहीं है। हम जी, कश्मीर के युवाओं से बात करेंगे और कश्मीर के युवाओं को आगे लेके जाएंगे। आपको जी, पता होगा जम्मू कश्मीर में 70% से ज्यादा युवा आबादी है, तो जी। युवाओं को बहुत बड़ा एक चेंज हो रहा है। धन्यवाद श्री एजाज हुसैन जी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता श्री राजीव रंजन जी को। श्री राजीव जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। कृपया इस डिजिटल संगम में अपने विचार सब वो क्या जाते हैं, यह अलग बात है कि राजनीतिक दलों जी, की जो प्रतिबद्धता है कुछ सामाजिक समूहों को लेकर ज्यादा मुखर होती है और वैसे में उन जी, तक पहुंचना उनकी पहली प्राथमिकता होती है। इस दृष्टि से पहले किसी के यहाँ फिर उसके बाद किसी के यहाँ, लेकिन ये जी। लोकतंत्र का की ये खूबसूरती है और लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान हम सबों को करना चाहिए। अ, जी, श्री राजीव जी, आपके शायद अभी आप क्योंकि सफ़र कर रहे हैं तो शायद नेटवर्क की दिक्कत है। लेकिन फिलहाल आपने बताया कि किस तरह से एनडीए की सरकारें अल्पसंख्यकों के हितों की चिंता कर रही हैं। बिहार में तो जनता ने नीतीश सरकार पर अपनी मुहर लगा दी। देखना होगा कि एनडीए शासित अन्य राज्यों का अल्पसंख्यक समाज आगामी चुनाव में क्या निर्णय लेता है। तो इस परिचर्चा में हम सभी ने जाना कि अल्पसंख्यकों के हितों के लिए क्या काम किए जा रहे हैं, उन्हें मात्र वोट बैंक समझना ठीक नहीं है और न ही उन पर किसी तरह के सवाल उठाने चाहिए। यह देश एक है और एक भारत ही श्रेष्ठ भारत हो सकता है। हम भारतीयों ने जब-जब एकजुटता के साथ चुनौतियों का सामना किया है, तब-तब सफलता हमें निश्चित रूप से मिली ही है। परिचर्चा से जुड़ने के लिए मैं हमारे सभी श्रेष्ठ वक्ताओं और आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। फिलहाल विचार संगम की इस कड़ी में इतना ही। अगली कड़ी में आपसे फिर मिलेंगे कुछ और महानुभाव वक्ताओं के साथ।